दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गुजरात के भीतर जिस तरीके से सियासी उठापटक जारी है वो वास्तव में भारत की राजनीति के दोहरे चरित्र को बयां करता है कि किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए एक मुख्यमंत्री को बदल सकती है, वह भी उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले। दोस्तों गुजरात के भीतर मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 में, नवंबर 2022 में विधानसभा चुनाव है और आप मोटा मोटा विधानसभा का गणित भी समझ लीजिएगा कि 182 विधानसभा सीटों में से इस वक्त में भाजपा के खाते में 99 सीटें हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी दोस्तों 2007 में 117 सीटें हुआ करती थी, जिस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, जो इस वक्त में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार वहाँ पर सीटें घट रही है, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कांग्रेस 77 सीटों पर 2017 में वहाँ पर जीत हासिल करने में सफल रही थी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 2017 के विधानसभा में ऐसा क्या हुआ था जो इस वक्त में भाजपा के भीतर बेचैनी बढ़ा रहा है। दरअसल 15 से 16 सीटें ऐसी थी जिन सीटों पर जीत या हार का अंतर तकरीबन 4,500 से 5,000 वोटों का था, जो कि एक मामूली अंतर होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 32 सीटें ऐसी थी वहाँ पर दोस्तों, उसमें दोस्तों जीत हार के अंतर से अधिक वोट शेयर उस उम्मीदवार के पास था जो तीसरे नंबर पर रहा था। तो ऐसे में पूरी बेचैनी का जो कारण है वो यही है। इसके अलावा दोस्तों आरएसएस के भीतर से भी ये आवाज़ आ रही है कि गुजरात के भीतर जो आंदोलन चल रहा है, पाटीदार आंदोलन, उसको रोक पाने में कहीं ना कहीं विजय रूपाणी कामयाब नहीं रहे, उसको दबा नहीं सके। एक तरीके से हार्दिक पटेल जैसे लोग वहाँ पर मुखर तौर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुनौती देने का काम कर रहे थे दोस्तों। तो ऐसे में ये नेतृत्व का जो परिवर्तन किया गया, ये पूरा जो स्क्रिप्टेड कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रोग्राम के तहत प्रोपेगेंडे के तहत एक कार्यक्रम बनाया गया, और इसीलिए विजय रूपाणी का मैं यूँ कहूँगा कि इस्तीफा दिलाया गया, इस्तीफा दिया नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार इस तरह का वहाँ पर माहौल तैयार हो रहा था कि भाजपा इस बेचैनी में थी कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जो निकाय चुनाव में भी दोस्तों 27 सीटें जीत गई, सूरत के भीतर दोस्तों 27 सीटों पर कब्जा जमाने में सफल रही। इसके अलावा 55 सीटों पर कांग्रेस ने भी विजयश्री वहाँ पर हासिल की। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का तो आंकड़ा खैर आप छोड़ ही दीजिए, 450 से अधिक सीटें वहाँ पर जीतने में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में एक सुगंध आ जाती है राजनीतिक पार्टियों को कि अब उसका विरोध धीरे धीरे शुरू हो गया है और विपक्षी दल मजबूत हो रहे हैं। तो ऐसे में मजबूत होते हुए दलों को रोकने का पूरा प्रयास सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है, और ये दोस्तों आम बात है। आप सभी ने उत्तराखंड के भीतर भी ये पूरा सियासी घटनाक्रम देखा। हालांकि इसके पीछे कई तर्क दिए गए कि आप चुनाव से 6 महीने पहले निर्वाचन नहीं करा सकते, किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना मुख्यमंत्री को जरूरी है। तो ऐसे में वहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा सकते थे, तो इसीलिए मुख्यमंत्री को बाय बाय कह दिया गया। तो इस तरह का घटनाक्रम दोस्तों आम है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुजरात का इतिहास रहा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भाजपा की, कि मुख्यमंत्रियों की अदला बदली आम बात है। आज कांग्रेस ने भी इस बात पर वहाँ पर टिप्पणी की कि गुजरात की जो सरकार है वो रिमोट कंट्रोल से चल रही है। मैं यहाँ पर एक सवाल दोस्तों पूछना चाहता हूँ कि सत्ता के भीतर जो भी दल होता है और ख़ासतौर पर केंद्र में जिसकी सरकार होती है, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसा कभी नहीं किया? वह कांग्रेस ही थी जिसके शासनकाल में 3 मुख्यमंत्री गुजरात के भीतर बदले गए, 3 बार बदलाव हुआ।
दोस्तों मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए वहाँ पर उसके पद से मुक्त कर दिया जाए कि उसके रहने से राजनीतिक समीकरण बिगड़ रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों राजनीति की कड़वी सच्चाई यही है भारत के भीतर में कि किस तरीके से समीकरण पक्ष में जाए उसी के लिए राजनीति की जाती है, उसी के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। जनता के हित कहीं ना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ गुजरात में एक माहौल तैयार नहीं होने देना चाहती और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियां हैं जो गुजरात के भीतर चिंगारी बन करके उभरने का प्रयास कर रही है, उनके उभार को रोकने के लिए और कांग्रेस के बढ़ते हाथ को बीच से साफ करने के लिए इस तरह का प्लान अमित शाह की तरफ से एक तरीके से दिया गया होगा। और कहीं ना कहीं संघ की तरफ से भी एक फीडबैक आया कि यदि चुनाव जीतना है, एंटी इनकम्बेंसी से पार पाना है, तो कहीं ना कहीं विजय रूपाणी का जाना जरूरी है, क्योंकि गुजरात भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव होंगे 2024। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी हमारी राजनीति के वो चतुर खिलाड़ी है जो अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल भी प्रधानमंत्री ये नहीं चाहेंगे कि 2024 में जब वो जाएं लोकसभा चुनाव के लिए तो वहां पर गुजरात उनके हाथ से फिसल चुका हो या फिर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य उनके हाथों से निकल जाए। इसीलिए इतनी बेचैनी दोस्तों आपको दिखाई दे रही है कि लगातार कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से नेतृत्व को मजबूत किया जाए। लेकिन वो तो जनता है, जनता बताएगी कि क्या करना है और किस तरीके से होना है। खैर दोस्तों यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर नितिन पटेल और इसके अलावा दोस्तों मनसुख मंडाविया जो वहाँ भारत के स्वास्थ्य मंत्री है इस वक्त में, उनका नाम इस रेस में आगे चल रहा है कि गुजरात का मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता है। खैर ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन सत्ता का कितना विचित्र दोस्तों कार्यक्रम होता है कि जनता किसी को चुन देती है तो वो व्यक्ति अगले ही दिन किसी दूसरी पार्टी से जा मिलता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर जिस पद के लिए किसी व्यक्ति को मैं यूँ कहूँगा जनता ने वोट दिया है उस पद से उसको हटा दिया जाता है। ये सब राजनीति का एक ऐसा खेल है, राजनीति की ऐसी बिसात भारत के भीतर बिछाई जाती है राजनेताओं के जरिए, जिसके इर्द गिर्द जनता की सारी आकांक्षाएं, सारी महत्वाकांक्षाएं धूमिल हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से किसी मुख्यमंत्री को हटाना वास्तव में बड़ी विचित्र बात है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनंदीबेन पटेल ने भी उम्र का हवाला दिया था कि उनकी उम्र अब 75 साल के करीब होने को है, तो ऐसे में वो इस्तीफा दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी इस्तीफों के पीछे केवल एक ही वजह होती है और वो होती है राजनीतिक, वो होती है समीकरण बैठाने की। और जो व्यक्ति इन समीकरणों को साध नहीं पाता है उसकी सत्ता से बाय बाय कर दी जाती है, उसको हटा दिया जाता है। विजय रूपाणी जी के साथ भी यही हुआ और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में भी जिस तरीके से उभार देखने को मिला, उस उभार ने भी भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये छोटे दल कहीं उसके रास्ते का कांटा ना बन जाए और राजनीति में कांटे को निकालना बहुत जरूरी होता है और उसी कांटे को आज निकाला गया है, इसीलिए आज इस्तीफा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा देश इस तरह के घटनाक्रमों से जल्दी बाहर आए। कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को 5 साल के लिए चुना गया है वही दोस्तों पूरा अपना कार्यकाल करे। यदि बशर्ते उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप आता है तो वह बात अलग है कि उसको हटाया जा सकता है, लेकिन केवल राजनीतिक फायदे के लिए यदि ऐसा होता है तो वास्तव में बेईमानी है, बहुत गलत बात है। लेकिन दोस्तों राजनीति में गलत सही नहीं देखा जाता, केवल समीकरण देखे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों।